हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी और आर भी इसके आर के थ्रू ये रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी सीवी और आर के बीच क्या रिलेशन है। तो हमने ये रिलेशन आज फाइंड आउट करना है। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह भी बनता है कि सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है, मतलब सीपी माइनस सीवी जो है वो गेज कांस्टेंट आर के बराबर है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर, मतलब इसको हम उस साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन की मीनिंग है कि सी पी जो है वो ग्रेटर है सी वी से, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ग्रेटर होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। इसकी फिजिकल मीनिंग को हम बाद में फिर समझाएंगे, लेकिन पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करना है ताकि ईजिली जो है इसको हम प्रूव कर सकें। तो स्टेप 1 में हम इस तरह करते हैं कि एक इस तरह का सिस्टम लेते हैं जिसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास फिक्स है, और दूसरा हम ऐसा सिस्टम लेंगे इसी के साथ जिसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स ना हो, मतलब वो मूवेबल पिस्टन वाला सिस्टम हो। तो ये जो है ये हम सीवी के लिए यूज़ करेंगे, और ये दूसरा जहाँ पर वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, इसी सिस्टम को हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए या सीपी के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क भी ज़ीरो होता है। इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि अगर सिस्टम का पिस्टन क्लोज्ड हो तो उसको जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं या इससे जो हम हीट ले रहे हैं, ये हीट डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी को कम या ज़्यादा करेगा। मतलब अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो ओनली इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज काज करेगा, लेकिन अगर हम इसके बरक्स हीट बाहर ले रहे हैं तो वो इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप काज करेगा। तो इस सिस्टम की ये प्रॉपर्टीज़ होगी। दूसरा सिस्टम जिधर हमने मूवेबल पिस्टन लिया हुआ है, मतलब ये पिस्टन हम अप डाउन मूव कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर पिस्टन है ही नहीं, या ये सिस्टम जो है पिस्टन है लेकिन वो मूव नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो जितना हीट हम दे रहे हैं वो ना सिर्फ वॉल्यूम में चेंज करके करेगा बल्कि ये वर्क भी करेगा। मतलब वहाँ पर वर्क नहीं हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम फिक्स था, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो जाहिर है कि यहाँ पर वर्क भी होगा। मूवेबल पिस्टन है, वर्क यहाँ पर होगा, और इस वजह से प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है, और इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्या करता है, सिस्टम के पिस्टन को अप मूव करता है और सिस्टम को एक्सपेंड करता है। तो ये हो गया हीट एंट्रेंस का प्रोसेस। हीट को हम अगर ले रहे हैं इसके बरक्स तो फिर क्या होगा, फिर पिस्टन जो है वो नीचे आएगा और फिर भी वर्क होगा। और ये हमने पहले भी समझाया था कि वर्क जो है वो प्लस या माइनस हो सकता है। तो यही दो सिस्टम्स हमारे पास हैं, एक में वॉल्यूम फिक्स है, दूसरे में वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हीट सप्लाई हो जाए तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क होगा। ये हम पहले भी समझा चुके हैं। इसको अगर आप इसमें फर्दर इंटरेस्टेड हो तो आप आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस जो है वो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा, पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने दो सिस्टम कंसिडर किए, फिक्स वॉल्यूम और फिक्स प्रेशर। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, हमने लिखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है कि वो बराबर है इसके, लेकिन अगर ये सारा प्रोसेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर साइड पर हम पीपी लिख देते हैं। पीपी का मतलब ये है कि ये सारा प्रोसेस जो है एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ है, मतलब ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। अच्छा, ये स्टेप फिर हम आगे बढ़ाते हैं, हीट जो है उसकी वैल्यू इधर आ जाएंगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, पी के बजाय हम इधर वी लगा रहे हैं, तो इसका लॉजिक ये है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस अगर आप देखें तो प्रूफ अगर आप देखें तो ये किस चीज़ का हो रहा है, ये सीपी और सीवी के बीच हो रहा है। सीपी और सीवी के बीच ये प्रोसेस हो रहा है, और इन दोनों के बीच हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। और याद रहे कि सीपी हो या सीवी हो, दोनों स्पेसिफिक हीट है, और इसमें हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सी या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 केल्विन बढ़ाएंगे या कम करेंगे। मीन यहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर के लिए ये प्रोसेस हो रहा है। जितना चेंज टेम्परेचर में इस सिस्टम में आएगा जहाँ पर वॉल्यूम फिक्स है, उतना ही चेंज हमें यहाँ पर चाहिए, तभी हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, सीपी और सीवी का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा यू जो है ये असल में रिलेटेड है टेम्परेचर से, और ये चाहे वी वाले प्रोसेस में हो, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में, चाहे कांस्टेंट प्रेशर में हो, दोनों सूरतों में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेम टेम्परेचर चेंज। तो जब ये सेम टेम्परेचर चेंज हमें चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमें डेल्टा यू भी सेम चाहिए, या डेल्टा यू में चेंज जो है वो भी सेम चाहिए। तो अगर डेल्टा यू को हम चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा लेट सपोज, तो ये अगर फिक्स वॉल्यूम के लिए है तभी भी इसकी वैल्यू वही होगी कि ये
मतलब 1 डिग्री सी टेम्परेचर को राइज़ कर ले, चाहे ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो, तब भी ये टेम्परेचर को बिल्कुल उसी मकदार में ज़्यादा कम या ज़्यादा करेगा जितना फिक्स वॉल्यूम की सूरत में था। तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लिख मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो सी पी यहाँ पर यू पी के बजाय हमने डेल्टा यू वी लगा दिया है। तो इसकी लॉजिक ये है क्योंकि हमें सेम टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए और डेल्टा यू जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस हमें सेम चाहिए तो डेल्टा यू एट कांस्टेंट प्रेशर या डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों सूरतों में ये हमें फिक्स चाहिए होगा, एक जैसा चाहिए होगा। तो तभी मैंने यहाँ पर पी के बजाय वी लिख दिया। अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया हमारे पास। इस इक्वेशन को देखकर हम बाकी प्रोसेस करते हैं। तो हमें यहाँ पर अब क्या चाहिए, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा कि इन वेरिएबल्स को हम क्या करें, कैलकुलेट करें। थर्ड स्टेप में हम पहले इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी हम पहले कर चुके हैं डिटेल में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उधर देख सकते हैं पहले, अगर ये आपकी पहली वीडियो है यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो है ये कौन से सिस्टम के लिए, ये उस सिस्टम के लिए जहाँ पर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इट मीन के सिस्टम बी के लिए, यहाँ पर मैंने ए लिखा है लेकिन ये बी सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कुछ यूँ बन गया। यहाँ पर इस इक्वेशन से हम डेल्टा क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक इसको हम यू भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एन डी टी यहाँ पर इक्वेशन में फी सब के साथ है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इसके साथ लगाया। इसकी वजह ये है कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सेम चाहिए, चाहे ये पी में हो चाहे ये वी में हो, हमें सिर्फ 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। तो चूँकि हमें टेम्परेचर रेंज जो है वो एक जैसा चाहिए, तभी हम इसके साथ पी या वी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है नेचर में सेम है। अच्छा, तो इक्वेशन हमारे पास अब ये बन गया। यहाँ पर इधर से हम डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, इससे अगर हम डेल्टा क्यू पी को फाइंड आउट कर ले तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू पी जो है इसके बराबर हो गया। तो ये एक चीज़ उस इक्वेशन के लिए हमें मिल गई। अब हमने क्या करना है, हमने डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम जो है डेल्टा क्यू सिर्फ चेंज किस चीज़ में काज करता है, डेल्टा यू में। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि जो हीट सप्लाइड है वो डायरेक्टली बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये आइसो कोरिक प्रोसेस में आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक में। और यहाँ पर भी मैंने डिस्कस कर दिया कि यहाँ पर जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सीधी सीधी इंटरनल एनर्जी में चेंज काज कर रहे हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हीट डायरेक्टली बराबर होगा इसके। तो तभी हमने यहाँ पर ये इस तरह लिख लिया। अच्छा, ये चूँकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रोसेस हुआ है तो दोनों के साथ वी लगा देते हैं। और हमें ये भी पता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो इसके बराबर है। तो सेम कैलकुलेशन हम करते हैं जिस तरह हमने इसके लिए किया। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर देते हैं, हम इधर से डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बना कि डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो इसके बराबर हो गया। तो दूसरा जो पार्ट था इक्वेशन का, यहाँ पर जो मेन इक्वेशन ए हमने लगाया था, ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब रहता है क्या, पी डी वी। तो पी डी वी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल गैस, वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हम लगाते हैं। यहाँ पर हमें ये पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी या प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है एन आर टी के, और इसकी डायमेंशन भी एक जैसी होनी चाहिए सी पी की। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये इक्वेशन क्यों यूज़ कर दी। अच्छा, तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, पी डेल्टा वी जो कि तीसरा टर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी डेल्टा वी, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक वाइड इक्वेशन है जिसमें आर भी है और पी वी आर के साथ रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी वी को पी डेल्टा वी को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी डेल्टा ले लेते हैं, उस साइड पर भी ले लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट है और कौन सी जो है वेरिएबल है। तो ये चूँकि हम इट कांस्टेंट प्रेशर ये प्रोसेस कर रहे हैं, इट कांस्टेंट प्रेशर ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर इसलिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये पहले से लगाया हुआ है कि इट कांस्टेंट प्रेशर है। जब ये कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम के साथ ये डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा उसी क्वांटिटी के साथ आता है जिसमें चेंज आ रही हो। और एन और आर जो है ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो इसके साथ जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ आ जाएगा। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर आप देखें तो R जो है ये गैस कांस्टेंट है और ये बराबर होगा PV डिवाइड बाई NT, और इसकी यूनिट होगी जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी यूनिट जो है वो भी एग्जैक्टली बराबर आता है CP या CV के। तो तभी ये इक्वेशन में यहाँ पर आता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इन तीनों के यूनिट्स एक जैसे होंगे तभी ये एक इक्वेशन में फिट आ सकेंगे। तो ऐसा एक ही इक्वेशन है हमारे पास जो R और प्रेशर और वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। मतलब ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये समरी है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जितने भी आइडियल गैस के लिए लाज है तो उनका एक समरी है।
अच्छा, फर्दर हम क्या करते हैं, हमारे पास अपना तीन जो क्वांटिटी थी जो हमें चाहिए थी, तीनों हमें मिल गई। हमें ये भी मिल गया कि डेल्टा क्यू पी किस चीज़ के बराबर है, हमें ये भी मिला कि डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है, हमें पी डेल्टा वी भी मिल गया। अब इन तीनों इक्वेशन को उठाकर उसी इक्वेशन ए में लगाते हैं जो यहाँ पर हमने लगाया है। तो उस इक्वेशन में जब हम लगाते हैं तो ये डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, ये डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये है पी डेल्टा वी, तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर और इस साइड पर एक चीज़ कॉमन है, वो है एन डेल्टा टी, तो ये एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर लेंगे। तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, ये एक पार्ट आ गया इक्वेशन का जो हमें चाहिए होता है, ये आप देख रहे हैं सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, ये एक हो गया। दूसरा पार्ट जो है हम इस आर को यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी वी को उस साइड पर भी लेके जा सकते हैं या सी वी को इस साइड पर भी लेके जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। अच्छा, हमें ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी वी के साथ अगर हम कुछ जमा कर लें तो ये सी पी के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सी पी जो है वो ग्रेटर है सी वी से। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए थी या ये तीन रिलेशंस हमें चाहिए थे, शुरू में हमने लिखे थे और ये हमने प्रूव कर दिए। अच्छा, ये तो प्रूफ हो गए, लेकिन इसका मतलब क्या है कि सी पी जो है वो ग्रेटर है सी वी से, इसका मतलब क्या है और इन चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी अहमियत क्या है, इसको हम किधर यूज़ कर सकते हैं और इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। अच्छा, तो इसकी फिजिकल मीनिंग को पहले हम समझाते हैं कि सी पी किस तरह ग्रेटर है सी वी के। तो हम किचन का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किचन में हमारे पास दो बर्तन हैं, दोनों में एक जैसी चीज़ें हमने रखी हैं जो हम पका रहे हैं या बना रहे हैं, तो और दोनों को हम एक जैसा हीट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो एक के साथ हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन फिक्स लगा देते हैं जिस तरह के प्रेशर कुकर में होता है, और क्या करते हैं इसके वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं, तो प्रेशर जो है वो फिक्स नहीं होगा, प्रेशर इसमें इंक्रीज़ होगा। और अब अगर हम हीट सप्लाई करें यहाँ पर, और याद रहे कि यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा, ये वही क्लोज पिस्टन वाला सिस्टम है। दूसरी तरफ एक और सिस्टम, इसको हम कहेंगे सीवी वाला सिस्टम, मतलब इसमें वॉल्यूम फिक्स है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम को फिक्स नहीं रखते, उसको वेरिएबल रखते हैं, तो प्रेशर जो है वो फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट पहले इधर अंदर जाएगी, लेकिन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, वो वर्क करेगी एनवायरनमेंट पर, क्योंकि कुछ हीट जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स नहीं है और प्रेशर जो है वो फिक्स है, तो इस वजह से प्रेशर अंदर सिस्टम की फिक्स रहेगी। तो अब हम ये देखना ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हीट यहाँ पर ज़्यादा खर्च होगी या यहाँ पर, तो जाहिर है कि अगर ढक्कन खुला हो एक बर्तन का और उसको हम चूल्हे पे हमने रखा हुआ है और उसमें हम कुछ पका रहे हैं, और दूसरा बर्तन जो है इसके ऊपर ढक्कन क्लोज है, तो जाहिर है कि यहाँ पर जो चीज़ हम पका रहे हैं वो बहुत जल्दी पक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीट डायरेक्टली जा रहा है उसी जो कुछ अंदर बन रहा है उसके अंदर जा रहा है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी को या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल जो भी है उसको ज़्यादा कर, मीन इंटरनल एनर्जी इसको इसकी ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ हम बना रहे हैं वो जल्दी पक जाएगी और हीट जो है वो थोड़ा खर्च होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, कुछ हीट स्केप हो रहा है बाहर इन्वायरमेंट में, मतलब ये इन्वायरमेंट पर भी वर्क कर रहा है, तो हीट हमारा जो हीट हम जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें से बहुत सारा ज़ाया होगा। तो इसके लिए ज़्यादा हीट दरकार होगी, मीन ज़्यादा देर तक हमने इसको चूल्हे पर रखना है कि ये पक जाए। तो और ये सिस्टम जो है याद रहे ये सीपी के लिए, तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि सीपी जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर हीट ज़्यादा दरकार होगी कि इसके टेम्परेचर को बढ़ाएं बनिस्बत इसके कि यहाँ पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसके टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो यहाँ पर टेम्परेचर फास्टर या ईजिली बढ़ेगा इस बर्तन के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये बहुत स्लो होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, मतलब सीपी पर डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए हीट ज़्यादा दरकार होगी और यहाँ पर कम दरकार होगी। अच्छा, इसकी रेशो जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर ली तो एक और कांस्टेंट हमें देता है जो कि हमने स्पीड ऑफ साउंड में डिस्कस किया हुआ है, इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। तो वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है आर वाला वो डिफरेंट है, इससे ये गेमा है। अच्छा, गेमा जो है ये क्या है, अगर सी पी को हम सी वी पर डिवाइड कर ले तो ये गेमा हमें देता है। इस गेमा को हम बहुत सारे नाम देते हैं, इसको एडियाबेटिक इंडेक्स भी कहते हैं, इसको एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम एडियाबेटिक एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इसको एसेंट्रोपिक एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इस तरह के कुछ नाम है डिफरेंट इसके, अगर पेपर में इसके डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये सारी गेमा की बात हो रही है। अच्छा, गेमा के अलावा इसको हम के या केफा इन दोनों चीज़ों से भी ज़ाहिर करते हैं, तो ये डिफरेंट सिंबल्स भी है इसके लिए, मतलब इसकी सिंबल्स भी डिफरेंट है। तो आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि मतलब कौन सा सिंबल पेपर में आया हुआ है या एग्ज़ाम के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आए हुए हैं, और इसके नेम्स जो है उसको भी आपने देखना है कि ये कौन से।
अच्छा, तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि हाउ मच डेल्टा यू इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क इन एनी कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस। मतलब ये कि थर्मोडायनामिक की कोई प्रोसेस हो रहा है और इसी प्रोसेस में आप ये देख रहे हो कि कितने डेल्टा यू, यहाँ पर हम जो हीट दे रहे हो डेल्टा यू में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसी डेल्टा यू में से कितना जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है और कितना जो है राइज इन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये फैक्टर हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है थर्मोडायनामिक्स में कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करती है। मतलब इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि ये CP/CV की ये जो रेशो है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए। तो जब ये डिफरेंट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एज आइडेंटिफिकेशन टूल यूज़ कर सकते हैं कि हम ये पता लगाए कि आया मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन भी ये देता है गेमा, क्योंकि अगर ये मोनोएटॉमिक है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.66। अगर ये डायटॉमिक है जैसा कि एयर भी डायटॉमिक गैस है तो उसके लिए ये है 1.4। अगर ये ट्राइटॉमिक है तो ये होगी 1.33। तो इससे हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है हमारे पास गैस का मौजूद है, या गैस में कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद है, आया वो मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक है या ट्राइटॉमिक है। और ये जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, क्योंकि हमें ये पता है, हमने ये वो जो लैप्लास करेक्शन वाला फार्मूला आ जाता है तो उसमें वो वेलोसिटी जो है साउंड की बराबर होता है गेमा टाइम पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये हमें ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड, हमें ये इस चीज़ का हमें पता हो तो ये हमें स्पीड ऑफ साउंड इन पर्टिकुलर गैस भी बता सकता है कि इसमें स्पीड कितनी होगी। मतलब ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में स्पीड क्या होगी, डायटॉमिक में क्या होगी मतलब एयर में, और मोनोएटॉमिक में क्या होगी। तो ये हमें ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, आज का लेक्चर बस यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।